हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले उसकी प्रश्नावली 6.1 का प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि, और आपके पास दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में आपको दिया हुआ है r बराबर 3 सेंटीमीटर और दूसरे पार्ट में दिया हुआ है r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आपको पूछी गई है। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल यदि मैं a से डिनोट करता हूं, a को मैं यहां पर क्षेत्रफल मान लेता हूं, तो क्षेत्रफल की दर निकालनी है, अर्थात मुझे डी ए बटे किसी के रेस्पेक्ट में इसकी अवकलन करना पड़ेगा इसका। और आप देखिए किसके सापेक्ष हमको करना है, आर के सापेक्ष बोला गया था, तो अर्थात मुझे डी ए बटे डी आर निकालना है। तो यहां से आप ये तो समझ गए कि डी ए बटे डी आर आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले कि हम पहले पार्ट को हल करते हैं। यहां पर सबसे पहले तो ए बराबर आप पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, अगर आपको डी ए बटे डी आर निकालना है, इसका मतलब आपको आर के सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए, आर के सापेक्ष अब हम अवकलन कर देते हैं। तो देखिए, अपने पास बाएं पक्ष में आ जाएगा डी ए बटे डी आर बराबर पाई, और आर स्क्वायर का यदि आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2r। तो अब देखिए, यहां से अपने पास 2 पाई आर आ गया। अब चूंकि आपको आर का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तभी तो आप डी ए बटे डी आर निकाल सकते हैं। तो देखिए, आर का मान मैं 3 लगा देता हूं, तो यहां से 2 पाई गुणा 3 अर्थात 6 पाई आ जाएगा। तो देखिए, डी ए बटे डी आर ये अपने पास आ गया। अब आप देखिए 6 पाई आ गया, ये अपना न्यूमेरिकली तो बिल्कुल सही है, अर्थात अगर मैं गणना करूंगा तो 6 पाई बिल्कुल आएगा, लेकिन यहां पर मेरे को इसकी मात्रक लिखना होगा। तो देखिए 6 पाई, अब वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर टाइप का होगा क्योंकि r सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अब देखिए, यहां से r भी तो 1 सेंटीमीटर में ही होगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि डी ए बटे डी आर 6 पाई हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बदलेगा। तो चलिए, इस तरीके से प्रथम पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बी पार्ट में भी ए बराबर पाई आर स्क्वायर रहेगा क्योंकि वो एक वृत्त का क्षेत्रफल ही है। अब इसमें भी आपको डी ए बटे डी आर ही चाहिए होगा, तो आप आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों तरफ, तो डी ए बटे डी आर पाई। अब देखिए, आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2r आ गया, और यहां से आपको बी वाले पार्ट में आर का मान 4 दिया है, तो यहां से आपके पास 8 पाई आ जाएगा। तो आप लिख देंगे डी ए बटे डी आर बराबर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष 8 पाई होगी। या आप बोल सकते हैं कि यदि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर चेंज करेगी तो वृत्त का क्षेत्रफल 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बदलेगा। तो देखिए, इस तरीके से अपना प्रथम प्रश्न हल हो गया। अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके एक किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहां से आपको सबसे पहले जो जो सूचना मिल रही है आप उसको एक बार लिख लीजिएगा। अब घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, या आप बोल सकते हैं आपको दिया हुआ है घन का आयतन के बढ़ने की दर। तो देखिए, जो दर है वो सेकंड में दी हुई है, अर्थात अगर घन का आयतन आपने v माना तो आपको dv बटे dt दिया हुआ है, और वो आपको दिया हुआ है 8। अब आप देखिए, यहां पर बढ़ने की बात कर रहा है, तो आप यहां पर प्लस साइन लगा दीजिएगा। प्लस का अर्थ हो गया कि ये बढ़ रहा है, तो dv बटे dt अपने को +8 मिल गया। अब आपसे जो पूछा गया है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अगर आप पृष्ठ क्षेत्रफल को ऐसे दर्शाते हैं तो आपको इसका मतलब ds बटे dt आपको निकालना है। ये आपको समझ में आ गया। और अब आप देखिए, आपको एक किनारे की लंबाई अर्थात घन की एक भुजा की लंबाई आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, मैं a को भुजा मान लेता हूं, तो यहां से अपने को a बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहां से आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया होता है v बराबर a क्यूब, क्योंकि ये घन का आयतन होगा। तो यहां से अगर आप dv बटे dt निकालेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 3a² और a को भी अवकलित करना पड़ेगा t के सापेक्ष, तो dA/dt लिख दिया। अब देखिए, अब dV/dt तो आपको पता था कि 8 दिया हुआ है, तो यहां से 8 बराबर 3a² dA/dt आ जाएगा। अब चूंकि आपको तो dA/dt का मान चाहिए, तो देखिए यहां से dA/dt आपके पास 8/3a² आ जाएगा। और देखिए a का मान तो आपको एक प्रश्न में दिया हुआ था कि 12 है, तो यहां से आपके पास 8/3 गुणा 144 आ जाएगा। तो अभी हम इसको हल नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से, आगे हो सकता है कैलकुलेशन में इसको थोड़ा सरल करें। तो अब आपने dA/dt का मान तो निकाल लिया। अब बात आती है कि जो हमको चाहिए था इस प्रश्न में ds/dt। अब देखिए s तो अपने पास पृष्ठ क्षेत्रफल था, और पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते हैं किसी भी घन का 6a² आता है। तो अगर आपको ds/dt चाहिए, अर्थात आप t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ds/dt बराबर 6 तो क्योंकि अचर था तो ये ऐसे ही लिख दिया। अब a² का आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a, और इसका दोबारा t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो dA/dt लिख दिया। अब देखिए अगर मैं इस समीकरण को 1 बोल दूं, तो आप समीकरण 1 का उपयोग करेंगे यहां पर, तो मैं लिख देता हूं यहां से समीकरण 1 से। तो आप देखिए ds/dt आपके पास हो जाएगा 6 गुणा 2। अब a का मान दोबारा आया, तो दोबारा a का मान तो 12 ही रहेगा, तो 12 लगा दिया, और dA/dt आपके पास 8/3 गुणा 144 हो जाएगा। तो देखिए 12 से ये 12 बार कट जाएगा, 6 से ये 2 बार कट गया, और 2 और 2 ये कट गए, तो आपके पास ds/dt केवल 8/3 बच जाएगा। अब देखिए ds/dt जो 8/3 बचा, तो इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लग रहा है, तो आप तो प्लस चिन्ह ही मानेंगे यदि कुछ भी साइन नहीं है अपने पास। तो आप बोल सकते हैं कि ds/dt है जो प्लस का 8/3 है, या फिर आप इसके ऐसे भी बोल सकते हैं जो कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 8/3 cm²/सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्योंकि यहां पर प्लस चिन्ह है, इसलिए आप यहां पर बोल सकते हैं कि यह बढ़ेगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 cm/सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर यह दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या के बढ़ने की दर दी गई है। अब दर आप देखिए सेंटीमीटर/सेकंड दी गई है, अर्थात आपको dr/dt दिया हुआ है। सेकंड था इसलिए मैंने यहां पर t लगाया है, और वृत्त की त्रिज्या के बढ़ने की दर थी इसलिए अंश में dr आया है। तो ये अपने पास हो जाएगा dr/dt बराबर +3, ये सेंटीमीटर/सेकंड हो गया। अब यहां से आप देखिए कि आपको जो निकालना है वो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये बोला गया है, अर्थात आपको dA/dt निकालना है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। और यहां से आपको दिया हुआ है r बराबर जब 10 सेंटीमीटर होगा तब आपको dA/dt निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो आपने a लिख दिया और वो आपके पास हो जाएगा πr²। अब चूंकि आपको dA/dt निकालना है, अर्थात आप t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा dA/dt इक्वल टू पाई। अब देखिए r² का भी तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखिए 2r आ गया। अब r का t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ जाएगा, तो dr/dt आ गया। तो अब देखिए यहां से dA/dt आपके पास हो जाएगा 2 गुणा पाई। अब देखिए r का मान यहां पर लगेगा, तो r का मान आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, उस वक्त आपको निकालना है, तो 10 लगा दिया आपने r का मान। और अब dr/dt का मान भी आपको लगाना होगा, तो यहां से आप देखिए dr/dt का मान आपको 3 दिया हुआ है, तो यहां से आपने ये लगा दिया। तो यहां से आप देखिए आपके पास 60 पाई आ जाएगा। और अगर आप इसका मात्रक लिखना चाहते हैं तो मात्रक आपके पास हो जाएगा, आप देखिए a का मात्रक हो गया अर्थात सेंटीमीटर², और अपॉन में t है अर्थात ये सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि dA/dt जो होगा वो 60 पाई cm²/सेकंड की दर से चेंज होगा। अब आप यहां पर एक गौर करने वाली बात ये भी देख सकते हैं कि चूंकि यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है, अर्थात आप प्लस बोल सकते हैं, और आप जानते हैं प्लस का मतलब तो ये हुआ कि ये जो दर है वो बढ़ेगी, वो धनात्मक है। तो आप यहां से ये भी बोल सकते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो 60 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ेगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप इसी को देख लीजिएगा, किनारा अर्थात भुजा आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अगर भुजा आप a मानते हैं तो आपको dA बटे dt दिया हुआ है +3 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर दिया हुआ है बढ़ रहा है और यहां पर दिया हुआ था 3 के रूप में है, तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया। अब आपको प्रश्न में आगे बोला गया है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, और आपको बोल भी दिया गया है कि जो a का मान है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बोला गया है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, अर्थात आपको dv बटे dt निकालना है, और जहां पर b आपके पास आयतन हो गया। तो आपको अभी तक ये तो पता लग गया कि v आयतन हो गया, a घन की भुजा अर्थात किनारा हो गया, dA बटे dt आपको प्रश्न में दिया था, और आपको निकालना है dv बटे dt। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं v बराबर आपके पास भुजा का क्यूब अर्थात a का क्यूब आ गया। अब आप dv बटे dt कर देंगे क्योंकि आपको यही निकालना था। तो आप दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए दाईं तरफ आ जाएगा 3a स्क्वायर dA बटे dt, और अब आपको dA बटे dt का मान रखना पड़ेगा और यहां से a का मान भी रखना पड़ेगा। तो देखिए 3, अब a का मान 10 था तो a स्क्वायर आपके पास 100 हो जाएगा, और dA बटे dt तो आपको यहां पर प्रश्न में दिया था ये 3 आ जाएगा। तो यहां से ये आपके पास 900 आ जाएगा, और अगर आप इसका मात्रक लिखना चाहेंगे तो देखिए 900, अब v का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और अपॉन में t चल रहा है इसलिए ये सेकंड हो गया। अब आप देखिए यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है अर्थात ये प्लस का चिन्ह है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा अर्थात जो घन का आयतन होगा वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता लग जाए कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड ये किसकी दर दी हुई है। तो ये दी हुई है कि तरंगें वृत्तों में इस तेजी से बढ़ रही हैं। तो आप यहां से देखिए कि तरंगें जब बढ़ेंगी, जब सपोज करिए एक आपके पास ये तालाब है और जब आप इसमें एक पत्थर डालेंगे बाहर से तो ये तरंगें कुछ ऐसे बढ़ जाएंगी, फैलती जाएंगी। इसका मतलब आपको इन तरंगों की त्रिज्या का दर दी हुई है, अर्थात आपको dr बटे dt दिया हुआ है और वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये dr बटे dt दिया हुआ है, क्योंकि आप देखिए हमने एक उदाहरण के तौर पर भी समझ लिया कि जब आप पत्थर डालेंगे तो तरंगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जब तरंगे दूर दूर फैलेंगी तो वृत्त की त्रिज्या ही बढ़ेगी, क्योंकि वृत्त बड़े बड़े बनते जा रहे हैं। तो यहां से ये तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए आपको दिया हुआ है कि जब आपके पास r बराबर 8 सेंटीमीटर है तो आपको ये बताना है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। अगर आप क्षेत्रफल को a बोल देते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि किस दर से क्षेत्रफल बढ़ेगा, अर्थात आपको dA बटे dt निकालना है। आपको ये भी समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले तो आपको a लिखना पड़ेगा, और a आप जानते हैं आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि आपको तो dA बटे dt निकालना है अर्थात आपको t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना होगा। तो देखिए dA बटे dt बराबर पाई, यहां से r स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 2r, और अब आपको r का अवकलन करना पड़ जाएगा तो ये dr बटे dt हो गया। अब यहां से देखिए कि dr बटे dt आपको प्रश्न में दिया हुआ है 5 और r आपको दिया हुआ है उस क्षण निकालना है जब r का मान 8 सेंटीमीटर हो। तो देखिए dA बटे dt आपके पास हो जाएगा पाई गुणा 2, r का मान आपने 8 रख दिया और dr बटे dt आपके पास 5 हो जाएगा। तो यहां से आपने ये लिख दिया तो आपके पास ये 80 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसके बढ़ने की दर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगी। अब चूंकि यहां पर कुछ भी चिन्ह नहीं है अर्थात ये तो प्लस आया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो इस दर से बढ़ेगा।
इस तरीके से ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जबकि आपको आर दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर हो। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमको सूचना दी हुई है प्रश्न में उसको हम एक एक करके लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या के बढ़ने की दर दी गई है और ये आपके पास हो जाएगी डी आर बटे डी टी। तो ये हो गया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब आपने वृत्त की त्रिज्या आर मानी है तो ये आपने ये तो लिख दिया। अब आपको वृत्त की परिधि की वृद्धि की दर पूछी गई है, तो अगर आप परिधि को एस से डिनोट कर रहे हैं तो आपने वृत्त की परिधि को एस से डिनोट तो कर दिया, तो एस आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि किसी भी वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बराबर होगी। अब आपको देखिए कि वृद्धि की दर निकालनी है, वो भी परिधि की, अर्थात आपको यहां से ये समझ में आना चाहिए कि आपको डी एस बटे डी टी निकालना है। तो देखिए, यहां से आपको डी एस बटे डी टी निकालना है तो आपको टी के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए, डी एस बटे डी टी यहां से आपके पास हो जाएगा 2 पाई। अब आपको आर का अवकलन करना पड़ेगा, तो ये यहां से डी आर बटे डी टी हो जाएगा। तो यहां से ये आपके पास 2 पाई, और देखिए डी आर बटे डी टी आपको दिया हुआ है तो ये 0.7 आपने लिख दिया, तो आपके पास 1.4 पाई हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो डी एस बटे डी टी आया वो आप देखिए यहां पर कुछ भी चिन्ह नहीं है, अर्थात आप प्लस चिन्ह बोलेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि होगी वो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर प्लस चिन्ह लगा है इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह बढ़ेगी। अब बात आती है कि यहां पर इस आर का तो कोई यूज ही नहीं था, तो यहां पर ये वाला आर वास्तव में यूजलेस था, अर्थात इसका कोई भी उपयोग यहां पर नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी आर का पद ही नहीं था ताकि आप इस आर को उपयोग में ला सकें। अब आप यहां पर इस प्रश्न को एक तरीके से और आंसर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1.4 पाई को आप सरल कर सकते हैं, तो यहां से डी एस बटे डी टी हो जाएगा 1.4। अब पाई का मान 22/7 हो जाएगा, तो यहां से देखिए ये आपके पास 0.2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहां से 4.4 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 7 पर बढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के पहले पार्ट में दिया हुआ परिमाप और दूसरे में क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो जो हमारे पास सूचना मिलती जा रही है हम उसको एक बार लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है आयत की लंबाई x है और आपको उस x के घटने की दर दी हुई है। अब दर में आप देखिए अपॉन में, अर्थात हर में आपके पास मिनट दिया हुआ है, अर्थात आपको समय दिया हुआ है। तो आपको ये पता लग गया कि डी एक्स बटे डी टी 5 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप गौर करिए कि घट रहा है, अर्थात आप माइनस चिन्ह यहां पर लगा दें। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घट रहा है तो आप माइनस चिन्ह लगाएंगे और बढ़ रहा है तो आप प्लस चिन्ह लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ था कि चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है, तो चौड़ाई थी y, तो डी वाई बटे डी टी आपके पास 4 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगी। अब चूंकि चौड़ाई बढ़ रही थी, अर्थात आप या तो कुछ भी चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो आप प्लस का ही मानते हैं, या फिर आप प्लस लिख भी सकते हैं इसको। तो यहां से आपको डी एक्स बटे डी टी और डी वाई बटे डी टी तो पता लग गया। अब आपको बोला गया है कि उस क्षण पर आपको ये सब मान निकालने हैं, परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, जब आपके पास x 8 सेंटीमीटर है, अर्थात लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई अर्थात y 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले पार्ट को हल करेंगे कि हम परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यदि आप परिमाप को p बोल देते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी आयत का परिमाप अपने पास 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो यहां से ये x प्लस वाई आ जाएगा। अब चूंकि आपको तो परिमाप के परिवर्तन की दर निकालनी थी, दर अर्थात आपको ये निकालना था कि समय के साथ ये किस हिसाब से चेंज होगा, अर्थात आप t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे।
तो देखिए आपके पास हो जाएगा dp बटे dt बराबर 2, और यहां पर हो जाएगा dx बटे dt प्लस dy बटे dt। अब आप dx बटे dt और dy बटे dt के मान रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए dp बटे dt आपके पास हो जाएगा 2, यहाँ से -5 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे -2 आ गया, और आप इसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि मात्रक तो यही चल रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परिमाप होगा वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से चेंज होगा। और आप इसको और सरल भाषा में इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ माइनस साइन लगा है, तो आप बोल सकते हैं कि जो परिमाप होगा वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा होगा, क्योंकि यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रथम पार्ट को हल करेंगे। चलिए अब हम द्वितीय पार्ट पर चलते हैं, और आपको उस पार्ट में क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी थी। तो देखिए अगर आप बी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो बात आती है क्षेत्रफल की। अगर आप क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं तो क्षेत्रफल आप जानते हैं किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात एक्स वाई हो जाएगा। तो यहां से देखिए आपको तो डी ए बटे डी टी निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल की दर यही होगी समय के साथ। तो यहां से देखिए दो यहां पर फलन दिए हुए हैं, तो देखिए सबसे पहले आप x को लिखेंगे तो डी वाई बटे डी टी कर देंगे, प्लस अब आप y को ऐसे ही रहने देंगे और x का अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष, तो डी एक्स बटे डी टी हो जाएगा। और अब आपके पास सभी मान दिए हुए हैं, आप एक एक करके सभी मान लगा दीजिएगा। तो देखिए डी ए बटे डी टी आपके पास हो जाएगा, x का मान आपको दिया हुआ है 8 गुणा डी वाई बटे डी टी आप देख सकते हैं 4 दिया हुआ था आपको, तो आपने ये लिख दिया, प्लस y का मान आपको 6 दिया हुआ है और डी एक्स बटे डी टी का मान -5 दिया हुआ है। तो देखिए डी ए बटे डी टी यहां से आपके पास हो जाएगा 32 - 30 अर्थात 2। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जो इसका मात्रक होगा वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और हर का मात्रक अर्थात ये तो समय था तो ये अपने पास मिनट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्रफल होगा वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 8 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर हो जाए। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपको यहां पर सोचना है वो आप एक बार लिख लीजिएगा। अब आपको बोला गया है एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, तो देखिए यहां से आपको ये समझ में आ गया कि जो गुब्बारे का आयतन होगा वो एक गोले का आयतन हो जाएगा, अर्थात 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर उस गुब्बारे की त्रिज्या हो जाएगी और वी उसका आयतन हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि जो गुब्बारे में आप गैस भर रहे हैं वो 900 सेंटीमीटर क्यूब है पर सेकंड है। तो देखिए ये आपको क्या दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, अर्थात आपको dB बटे dt दिया हुआ है, तो ये आपके पास हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब आपसे बोला गया है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर आपको निकालनी है, और त्रिज्या के परिवर्तन की दर आप जानते हैं कि dr बटे dt हो जाएगी, अर्थात आपको dr बटे dt निकालना है। तो देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन वाचक चिन्ह बना दिया, प्रश्नवाचक साइन है यहाँ। तो अब आपको दिया हुआ है कि जब ये त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाए तब आपको ये मान निकालना होगा। तो देखिए आपको dB बटे dt दिया हुआ है और dr बटे dt निकालना है, अर्थात आपको इस समीकरण का दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो देखिए dV बटे dt, अब दाईं तरफ अवकलन करेंगे तो देखिए 4/3 तो अपने पास अचर राशि है तो वो तो आप ऐसे ही लिख देंगे, पाई भी एक अचर राशि है तो आपने ऐसे ही लिख दिया। अब आप आर क्यूब का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो आपके पास हो जाएगा 3r², और अब आपको r का अवकलन करना पड़ जाएगा तो dr बटे dt लिख देंगे। अब देखिए आपको चूंकि dr बटे dt निकालना है तो जो बाकी के मान है उन सबको आप रख देंगे। तो यहां से dB बटे dt तो आपको प्रश्न में दिया हुआ था 900 हो जाएगा, बराबर 4/3 पाई। अब देखिए यहां से
आप 3, अब आप आर स्क्वायर का मान रखेंगे, आर अर्थात आपको दिया हुआ था त्रिज्या 15 हो, तो आर स्क्वायर 15 गुणा 15 हो जाएगी, और आपको डी आर बटे डी टी तो निकालना ही था। तो देखिए यहां से कि 15 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 60 बार कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये दोबारा 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से 4 बार कैंसिल हो गया, और ये 3 से 3 बार कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये जहां से डी आर बटे डी टी मिलेगा वो केवल पाई है यहाँ पर, तो ये 1 बटे पाई हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 1 बटे पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से त्रिज्या के परिवर्तन की दर आपके पास 1 बटे पाई सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 9 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां पर आपको पहले ही बोल दिया क्या है कि गुब्बारा जो है उसकी आकृति आपको गोलाकार माननी है, गोलाकार माननी है, अर्थात आपको पता लग गया कि आयतन गोले का 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब आपको यह भी बोला गया था कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, अर्थात त्रिज्या बढ़ रही है या घट रही है, कुछ ऐसा है। और आपको बोला गया है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो देखिए आयतन के परिवर्तन की दर है अर्थात डीवी, और जिसके सापेक्ष करनी होती है उसको आप हर में लिख देते हैं। तो यहां से त्रिज्या के सापेक्ष है तो डीवी बटे डी आर हो गया, और ये आपको निकालनी थी तो आपने यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना दिया। और आपको बोला गया है जब आपके पास आर 10 सेंटीमीटर हो तब आपको ये निकालनी है। तो आपको जो जो सूचनाएं पता लग सकती थी उनको आपने लिख दिया। अब हम इस प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब चूंकि आपको डीवी बटे डी आर निकालना है, अर्थात आप इस समीकरण का आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों तरफ। तो देखिए बाएं पक्ष में आपके पास हो जाएगा डीवी बटे डी आर। अब आप देखिए दाएं पक्ष में जाएंगे तो 4/3 और पाई अचर राशि है तो आप इनको ऐसे ही लिख देंगे, और जब आप आर क्यूब का आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपके पास 3r² आ जाएगा। अब बस आपको सभी मान रख जाने होंगे यहां पर। तो डीवी बटे डी आर आपके पास हो जाएगा 4/3, देखिए पाई, अब आप देखिए 3r² का यदि आप मान रखेंगे तो r तो 10 है तो ये अपने पास 100 हो जाएगा। तो यहां से 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये 400 पाई। और यहां पर जो इसकी मात्रा हो जाएगी अर्थात जो इसका मात्रक होगा, तो देखिए v अंश में है और उसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां ये आपने सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, और हर में आपके पास r है अर्थात इसका मात्रक, तो आपके पास सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर होगी वो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 9 भी हल कर दी। अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 10 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, और आगे दिया हुआ है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 सेंटीमीटर दूर है। तो देखिए यहां से आपको सबसे पहले तो ये समझ, इस प्रश्न को हम एक ज्यामिति के द्वारा, एक रेखा चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एक ये मैंने दीवार बना दी और ये मैंने एक जमीन बना दी। तो मैं एक बार लिख भी देता हूं, ये जमीन है अपने पास और ये दीवार है। अब आपको एक सीढ़ी अगर लगानी है तो आप देखिए सीढ़ी आपके पास कुछ ऐसी होगी, तो आपने ये सीढ़ी बना दी, तो आप इसको लिख दीजिएगा, ये आपके पास सीढ़ी हो गई है। अब सीढ़ी की लंबाई आपको दी हुई थी 5 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए कि यदि ये सीढ़ी थोड़ी इधर उधर भी हो अर्थात सीढ़ी में कुछ भी चेंज आएगा, तो सपोज करिए सीढ़ी की पोजीशन कभी ऐसी होगी, सीढ़ी की पोजीशन कभी कुछ ऐसी भी हो सकती है। जब दीवार पर वो थोड़ा ऊपर हो तो जमीन पर थोड़ा इधर की तरफ बढ़ जाए, या अगर जमीन पर इधर बढ़ेगी तो दीवार पर वो नीचे आएगी। तो ये आपको कुछ ऐसा तो समझ में आ गया। तो अब देखिए जो भी होगा सीढ़ी रहेगी तो दीवार और जमीन पर ही, तो यहां पर आप देखिए ये कोण तो 90 डिग्री रहेगा, अर्थात आपके पास पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है यहां पर। तो अगर मैं जमीन से इसकी दूरी को x मान लेता हूं और दीवार
मतलब दीवार पर इसकी दूरी मैं y मान लेता हूं, तो यहां पर आपके पास पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर अर्थात 25 हो जाएगा। तो यहां से ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपको दिया हुआ है कि जमीन के अनुदेश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से आप खींच रहे हैं, अर्थात आपको दिया हुआ है dx बटे dt, आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही होगी, तो अर्थात आपको dy बटे dt निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों तरफ। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2x dx बटे dt प्लस 2y dy बटे dt बराबर, अब आपको 25 का अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष, और 25 आप जानते हैं एक अचर राशि है, तो उसका अवकलन 0 आ जाएगा। तो यहां से dy बटे dt, 2y का जो गुणा चल रहा है वो आपके पास हो जाएगा माइनस का 2x dx बटे dt। अब यहां से आप देखिए 2 से 2 अपने पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास dy बटे dt हो जाएगा माइनस x बटे y dx बटे dt। तो आप देखिए dx बटे dt तो आपको इस प्रश्न में दिया हुआ था और वो था आपके पास 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वो तो आप लगा देंगे, लेकिन बात आती है ये x और ये y का मान भी लगाना है। तो देखिए आपको दिया हुआ है जो ये x का मान है वो 4 सेंटीमीटर दूर है, क्योंकि आप देखिए सीढ़ी के नीचे वाला सिरा मतलब ये वाला सिरा होगा और ये 4 सेंटीमीटर दूर है, अर्थात आपको x दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं सीढ़ी की लंबाई तो हमेशा सेम ही रहेगी, इसलिए 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 अर्थात 9 आ गया। तो y बराबर आपके पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से आपने y का मान निकाल लिया, तो बस आप यहां पर सभी मान रख दीजिएगा। तो आपके पास x था 4, तो ये माइनस चिन्ह चल रहा है तो आपने भी माइनस लगा दिया यहाँ, 4 बटे y का मान 3 था, और आप देखिए dx बटे dt आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ था, तो आप यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यहाँ से आपके पास dy बटे dt माइनस 8 बटे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे तो उसको एक बार समझ लेते हैं। चूंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसलिए आप पढ़ेंगे जो दीवार वाला सिरा है वो 8 बटे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से नीचे आ रहा होगा, तभी तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न को हम हल करेंगे। अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 11 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक कण वक्र 6y बराबर x की घात 3 प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है या बदल रहा है। तो देखिए यहां पर आपको यह दिया हुआ है कि जो x का निर्देशांक के बदलने की दर होगी वो आप जानते हैं dx बटे dt हो जाएगी, और जो y के बदलने की दर होगी वो आपके पास dy बटे dt हो जाएगी। अब आपको दिया हुआ है कि जो y के बदलने की दर थी वो 8 गुना तेज थी, अर्थात आपके पास एक समीकरण आ जाएगा कि dy बटे dt बराबर 8 गुणा dx बटे dt। तो आपको इस समीकरण को ध्यान रखना है और आप इस समीकरण को समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब यहां से ये देखिएगा कि आपको बोला गया था जो ये कण होगा वो इस वाले वक्र पर गति कर रहा है, अर्थात आपको t के सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास बाएं पक्ष में आ जाएगा 6 dy बटे dt बराबर 3x स्क्वायर dx बटे dt प्लस, अब ये 2 का यदि आप अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक अचर राशि है। तो यहां से अब आप देखिए कि dy बटे dt तो आपको दिया हुआ है पहले से कि 8 dx बटे dt हो जाएगा, तो आप समीकरण संख्या 1 का यहां पर उपयोग करेंगे। तो यहां से 6, अब देखिए dy बटे dt का मान आप लगा दीजिएगा 8 dx बटे dt बराबर 3x स्क्वायर dx बटे dt हो जाएगा यहां से। अब आप देखिए कि dx बटे dt ये कैंसिल हो गए, तो यहां से 3 से 6 को 2 बार कैंसिल कर दिया तो x स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। तो आपको यहां से ये भी पता लग जाएगा कि x बराबर प्लस माइनस 4 आ गया। अब चूंकि x का मान आ गया है तो अब आप y का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं। जब
x का मान आपके पास 4 है। तो देखिए 6y बराबर 4 का क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। आप इस समीकरण में मान लगा रहे हैं क्योंकि वक्र इसी कर्व पर है। जब आपको x का मान मिल गया तो y का मान आपको इसी कर्व से निकालना पड़ेगा, अर्थात इसी वक्र से निकालना पड़ेगा। तो 6y बराबर देखिए 4 का अगर आप घन करेंगे तो 64 प्लस 2 अर्थात ये 66 आ जाएगा। तो y का मान 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ वक्र पर वह बिंदु 4,11 हो जाएगा। अब बात आती है केस 2 की। केस 2 अर्थात जब आपके पास x का मान -4 आया था, आप देख भी सकते हैं। तो देखिए जब आप x का मान -4 इस समीकरण में लगाएंगे तो 6y बराबर -4 का घन प्लस 2 और ये आप जानते हैं -64 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 6y बराबर आपके पास -62 हो जाएगा। तो y का मान -31/3 हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो दूसरा बिंदु होगा वो -4 -31/3 हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इस तरीके के वक्र पर दो बिंदु होंगे, एक बिंदु 4,11 होगा और दूसरा बिंदु -4 -31/3 हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो सबसे पहले इसी इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपको त्रिज्या दी हुई थी और किस आप देखिए सेकंड लिखा हुआ है अर्थात dr/dt दिया हुआ था और आपको दिया हुआ था ये बढ़ रही है त्रिज्या। तो यहाँ से आप प्लस 1/2 लिख देंगे यहाँ से। तो आपने dr/dt निकाल दिया इस प्रश्न से। अब आपको आगे दिया हुआ है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। तो आपको निकालना है dv/dt, क्योंकि आयतन अगर आप v मानेंगे तो आपको dv/dt निकालना है। बस ध्यान ये रखना है कि उस क्षण पर निकालना है जब r 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो देखिए यदि हवा का बुलबुला है तो बुलबुला एक गोले के रूप में ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि बुलबुला गोले के रूप में है तो उसका आयतन जो v होगा वो 4/3 पाई r³ हो जाएगा। यहां से ये तो आपने समझ लिया। अब चूंकि आपको dv/dt निकालना है तो आप इस समीकरण का दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा dv/dt बराबर 4/3 पाई, ये तो अचर राशि है तो आपने ऐसे ही लिख दी। अब आप r³ का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो आपके पास आ जाएगा 3r² dr/dt। तो अब देखिए यहां से आप इनके मान लगा दीजिएगा। तो देखिए 4/3 पाई 3, अब आप r² का मान लगाएंगे और r आपको दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, और dr/dt भी प्रश्न में दिया हुआ था प्लस का 1/2 तो आपने ये लगा दिया। अब यहाँ से 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो गया और 2 से ये 4 दो बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से dv/dt का मान आपके पास प्लस 2 पाई रह जाएगा। अगर आप इसकी मात्रा लिखना चाहेंगे अर्थात मात्रक लिखना चाहेंगे तो वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ चूंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह है अर्थात आप बोलेंगे कि यह जो वॉल्यूम है अर्थात जो बुलबुले का आयतन है वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 गुणा 2x + 1 है। तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो गुब्बारा है वो एक गोलाकार के रूप में है और उसका आपको पास परिवर्तनशील व्यास दिया हुआ है। अब आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप आयतन जानते हैं किसी भी गोले का 4/3 पाई r³ होता है। यहाँ पर r आपके पास त्रिज्या होती है। अब चूंकि आपके पास तो व्यास दिया हुआ था और आप बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है अर्थात 1/2 का गुणा कर देंगे आप व्यास में। तो यहाँ से आपने व्यास लिख दिया तो यहाँ से आपके पास r आ जाएगा। तो r आपके पास आ जाएगा 3/4 और कोष्टक में 2x + 1। तो यहाँ से आपने r तो लिख दिया। अब आप देखिए आपको जो आयतन निकालना था उसकी दर जो निकालनी थी वो x के सापेक्ष निकालनी थी।
तो यहां से सबसे पहले v आपके पास हो जाएगा 4/3 पाई। अब r की जगह आप इसका मान रख देंगे तो आपके पास हो जाएगा 3/4 का क्यूब 2x + 1 का क्यूब। तो यहां से आप देखिए कि आपके पास 4/3 है और यहाँ 3/4 3 बार लिखा गया होगा, क्यूब का मतलब यही होता है। तो आपके पास v आ जाएगा पाई गुणा 9/16 2x + 1 की घात 3। अब चूंकि आपको जो आयतन के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष निकालनी थी, अर्थात आपको dv/dx निकालना था, तो अब आप क्या करेंगे कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। तो देखिए dv/dx बराबर, अब पाई भी अचर राशि है और 9/16 भी अचर राशि है, तो आप उसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से जब आप इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो आपके पास dv/dx का मान 27 पाई/16 गुणा कोष्टक में 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर आपके पास जब आप उसका अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से ये 16 कट जाएगा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ये 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 14 पर। इस प्रश्न संख्या 14 में आपको दिया हुआ है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। तो देखिए आप ऐसे सोच लीजिएगा, ये आपके पास पाइप है और इसमें से रेत गिर रही है, और फिर आपको बोला गया है गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, और गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बना रही है। तो सबसे पहले शंकु का वो अर्थात ये भाग बनाएगी वक्र पृष्ठ वाला, तो धीरे धीरे करके शंकु बन रहा होगा जब ये रेत गिर रही है। तो आपको बोला गया है जिसकी ऊंचाई, उस शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। अगर आप शंकु की ऊंचाई को h बोल देते हैं और त्रिज्या को आप r बोल देते हैं, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपके पास दिया हुआ है h बराबर r/6, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये। अब यहां से देखिए आपको दिया हुआ है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई की बढ़ने की दर निकालनी है, अर्थात आपको यह भी पता लग गया कि आपको dh/dt निकालना है। अब यहां से ये देखिए कि जो रेत यहां से गिरेगी उसी रेत से आपको शंकु बनाना है, और वो रेत के गिरने की दर है आपके पास 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो dv/dt जो इस पाइप के लिए 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा, उसी दर से तो ये शंकु अपने पास बन रहा होगा, क्योंकि इसी दर से ये गिर रहा है। तो यहां से शंकु के बनने की दर भी आपके पास 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ही हो जाएगी। तो देखिए शंकु का सबसे पहले शंकु का आयतन लिख देते हैं, तो v बराबर 1/3 पाई r² h हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर मैं vp लिख देता हूं, क्योंकि v पाइप के लिए बोल रहा हूं और ये v शंकु है। तो आप जानते हैं dvs/dt करेंगे, क्योंकि हम t के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, तो 1/3 पाई। अब आप देखिए यहां से सबसे पहले आप इसको, चूंकि आपको dh/dt निकालना है, अर्थात आप समीकरण को h के पदों में रखने का प्रयास करेंगे, तो 1/3 पाई, यहां से आप r का मान 6h रखेंगे तो 36h² गुणा h हो जाएगा। तो तब आप अवकलन करिए तो देखिए आपके पास हो जाएगा 36 भी रहेगा ऐसे ही, क्योंकि ये तो एक अचर राशि है। तो h³ का अवकलन जब आप करेंगे तो 3h² dh/dt हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो dvp/dt होगा वही dvs/dt हो जाएगा, क्योंकि जिस दर से वो गिर रही होगी रेत पाइप से, उसी दर से शंकु बन रहा होगा। तो यहां पर आप 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ही रख देंगे, तो ये 12/1 लिख दिया, यहां से 1/3 पाई गुणा 36 गुणा 3। अब h का मान आप 4 सेंटीमीटर रख देंगे, ये 16 हो जाएगा, तो ये dh/dt हो जाएगा। तो यहां से जब आप सरल करेंगे तो आप देखिए 3 से ये अपने पास 12 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 से ये 12 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास dh/dt 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको dh/dt अर्थात शंकु के ऊंचाई के बढ़ने की दर पूछी गई थी, तो आप देख लिए आपने dh/dt निकाल भी दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 15 पर बढ़ते हैं।
इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत C दी हुई है जो कि रुपए में है, और आपको C एक बहुपद दिया हुआ है कि 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 है। फिर प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सीमांत लागत का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए आपके पास यहां जो कुल लागत दी हुई है सी के टर्म्स में दी हुई है, तो ध्यान रखें कि सीमांत लागत dc बटे dx हो जाएगी, और चूंकि c यहाँ x का फलन था इसलिए मैंने cx करके यहाँ लिख दिया है। तो इस बात का हमें इस प्रश्न में ध्यान रखना है कि सीमांत लागत निकालनी है, अर्थात आपको dc बटे dx निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप dcx बटे dx निकालेंगे, अर्थात आप जो ये बहुपद दिया हुआ है उसमें दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए दाईं तरफ आपको क्या मिलेगा 0.007 तो ऐसे ही चलेगा, और जब आप x क्यूब का अवकलन करेंगे तो आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 0.003 ऐसे ही रहेगा, और जब आप x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा प्लस 15 ऐसे ही रहेगा, और जब आप x का अवकलन करेंगे तो आपके पास अवकलन 1 आ जाएगा, और 4000 चूंकि एक अचर राशि है तो उसका अवकलन 0 ही रहेगा। तो यहां से dcx बटे dx देखते हैं आपके पास आ जाएगा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। तो यहां से आपने ये तो कर दिया। अब आप यहां से ये देखिए कि आपको सीमांत लागत जो दी हुई थी वो 17 इकाइयों के लिए दी गई थी कि जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया हो, और आप देखिए आपको इकाइयां दी हुई हैं x, अर्थात जो आपने dcx बटे dx निकालना है इसमें आप x बराबर 17 पुट कर देंगे, अर्थात x बराबर 17 आप इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो देखिए आपके पास dc बटे dx हो जाएगा 0.021 गुणा 17 का होल स्क्वायर माइनस 0.006 गुणा 17 प्लस 15। तो देखिए जब आप 17 के स्क्वायर का गुणा 0.021 से करेंगे तो आपके पास 6.069 आ गया, माइनस जब आप 17 का गुणा 0.006 से करेंगे तो आपके पास 0.102 आ जाएगा, प्लस ये 15 है अपने पास। तो देखिए अगर आप प्लस वालों को पहले जोड़ देंगे तो आपके पास 21.069 आ गया माइनस, और 0.102 अपने पास चल ही रहा है। तो देखिए यहां से जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास dcx बटे dx का मान जब आप इसको हल करेंगे सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20.967। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीमांत लागत थी वो आपके पास dcx बटे dx होती थी, और वो आपके पास रुपए 20.967 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर भी हो गया है। अब हम प्रश्न संख्या 16 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय जो r दी हुई है रुपयों में निकालना है, और ये आपको बहुपद दिया हुआ है कि rx बराबर 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 है। तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 हो जाए। तो देखिए सबसे पहले तो आप कुल आय का जो बहुपद है वो लिख लीजिएगा। तो आपके पास rx दिया हुआ है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, और आपको ध्यान रखना है ये जो x है वो इकाइयों की संख्या है, अर्थात जैसे जैसे इकाइयों की संख्या चेंज होगी वैसे वैसे आपकी कुल आय भी चेंज होगी। अब आप इस प्रश्न में देखिए आपको बोला गया है कि सीमांत आय आपको निकालनी है। तो सीमांत आय हमने पहले भी बताया था कि सीमांत आय आपके पास हो जाएगी जो आपके पास आय वाला फलन होता है उसका आप x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो देखिए ये हो जाएगी dr, चूंकि x का फलन था तो ये rx लिख दिया बटे dx हो जाएगी, अर्थात आपको x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो देखिए आपके पास 13x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये 26x हो जाएगा, और 26x का अवकलन करेंगे तो ये केवल प्लस 26 रहा।
और 15 का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि 15 एक अचर संख्या है। तो यहां से आपने dRx बटे dx तो लिख दिया। अब चूंकि आपको सीमांत आय तब निकालनी थी जब आपके पास x 7 हो जाए, अर्थात जब आपके पास इकाइयों की संख्या 7 हो जाए। तो अब आप x बराबर 7 रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए आपके पास जो सीमांत आय होगी अर्थात dRx बटे dx, उसका मान हो जाएगा 26 गुणा 7 प्लस 26। तो आप इसको सरल करने के लिए 26 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 208 हो जाएगा। तो इस तरीके से सीमांत आय जो होगी वो 208 रुपए हो जाएगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पर। यहां पर दिया हुआ है कि जो 17 और 18 प्रश्न हैं उनमें सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको निकालनी है। और आप देख सकते हैं आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है और वो आपको r के सापेक्ष निकालनी है, और जो क्षेत्रफल है वो वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप क्षेत्रफल को a से प्रदर्शित करते हैं तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि आपको जो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर r के सापेक्ष निकालनी थी, तो यहां से ये समझ में आया कि आपको dA बटे dr निकालना है। चूंकि आपको dA बटे dr निकालना है अर्थात आपको इस समीकरण का r के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो देखिए dA बटे dr आपके पास हो जाएगा पाई, और r स्क्वायर का यदि आप r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 2r आ गया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि dA बटे dr 2 पाई r हो जाएगा। और आपको दिया हुआ था आपको उस समय निकालना है परिवर्तन की दर जब r बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो आपके पास 2 पाई और r का मान आप 6 रख देंगे। तो यहां से dA बटे dr आपके पास 12 पाई हो जाएगा। और चूंकि अगर आप अब इसका मात्रक लिखना चाहेंगे तो देखिए a होता है अपने पास क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r सेंटीमीटर में दिया था, और बटे r जबकि हर में है तो यहां पर भी सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से वृत्त के क्षेत्रफल का r के सापेक्ष अर्थात त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगी। अब चूंकि आपको सही विकल्प चुनना था तो आप देख सकते हैं विकल्प बी में 12 पाई लिखा हुआ है, अर्थात विकल्प बी अपना सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 18 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx एक बहुपद दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 हो तो आपको बोला गया है कि सीमांत आय होगी, और आपको यहां पर भी 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो एक कुल आय का बहुपद दिया हुआ है वो दिया हुआ rx, तो आप उसको लिख दीजिएगा 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ध्यान रखें जो आपको ये x दिया हुआ है वो आपको इकाइयों की संख्या दी हुई है, अर्थात जैसे जैसे x का मान अर्थात इकाइयों का मान चेंज होगा वैसे वैसे आपके पास कुल आय भी चेंज होती रहेगी। अब आपको सीमांत आय निकालने को बोला गया था, तो हमने ऊपर एक प्रश्न में देखा भी था कि सीमांत आय आपके पास जो फॉर्मूला होता है उसका dRx बटे dx होता है, अर्थात इस वाले समीकरण का आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। तो देखिए दाएं पक्ष में क्या आ जाएगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, और जब आप x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो वो 2x हो जाएगा, प्लस 36 ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक अचर राशि है, और x का अवकलन करने पर 1 आ गया, प्लस जब आप 5 का अवकलन करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 एक अचर राशि है। तो यहां से आपने dRx बटे dx तो लिख लिया, उसको थोड़ा सरल करते हैं तो आपके पास ये 6x प्लस 36 हो जाएगा। अब चूंकि आपको दिया हुआ था जब x का मान 15 है अर्थात इकाइयों की संख्या 15 है तब आपको सीमांत आय निकालनी है। तो देखिए आप अब x का मान 15 रख देंगे, तो यहां पर लिख देते हैं x बराबर 15 रखने पर। तो देखिए यहां से जो सीमांत आय हो जाएगी वो आपके पास x का मान 15 रखने पर आ जाएगी। तो देखिए ये आ जाएगी 6 गुणा 15 प्लस 36।
तो देखिए 6 गुणा 15 आप करेंगे तो 90 प्लस 36 करेंगे आप तो 126 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीमांत आय होगी वो 126 रुपए हो जाएगी। अब चूंकि आपको सही विकल्प का चुनाव करना था तो आपको 126 वाला विकल्प चुनना होगा। तो आप देखिए विकल्प डी में 126 लिखा हुआ है, अतः विकल्प डी अपना सही आंसर भी हो जाएगा।